Guys, in another video of Nuhi's biology classes. Today I am going to start unit number 2 of class 12th NCERT. आप सभी जानते हैं यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है. यूनिट नंबर 1 इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड. इसमें 3 चैप्टर्स थे यूनिट फर्स्ट में, और यूनिट फर्स्ट में हमने तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरे चैप्टर में हमने कवर किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और तीसरे चैप्टर में हमने कवर किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तीनों चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं. मे बी फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है तो आप टेलीग्राम पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं. वहाँ पर आपको आपकी सभी क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 of class 12th NCERT. So here you can see mention unit number 7. According to the 11th class NCERT, this is a unit number 7, but according to the grade 12th NCERT, it is a unit number 2. Name is genetics and evolution. So we will cover chapter number 4, principles of inheritance and variation. पहला चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. नेक्स्ट चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और लास्ट चैप्टर इस यूनिट का है इवोल्यूशन. तो हम इन तीनों चैप्टर्स को इस यूनिट में कवर करने वाले हैं. आज हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे चैप्टर नंबर 4 का, राइट. सबसे पहले हमें क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 पर जाना है. Here you can see this is a chapter number 4, principles of inheritance and variation. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस के सिद्धांत, राइट. इनहेरिटेंस के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स को कवर करना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, फर्स्ट टॉपिक होगा मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल के प्रिंसिपल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ लिए हैं. क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. सेकेंड टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. वन जीन का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे. वन जीन इनहेरिटेंस भी आप मेंडल लॉज के अंदर देखेंगे. थर्ड टॉपिक में आप कवर करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. टू जीन्स का इनहेरिटेंस आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि मेंडल लॉ के अंदर ही आता है, जिसको थर्ड लॉ ऑफ मेंडल बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे म्यूटेशन, और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने जा रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो वेरी IMP टॉपिक, वेरी IMP, बहुत इम्पोर्टेंट है. पहले ही बता के चल रही हूँ, जेनेटिक्स यूनिट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी IMP. तो आप पहले से लिख लीजिए, जेनेटिक्स इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट. कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आता है बायोलॉजी का, तो ऐसा कभी नहीं होता कि मेंडल्स के लॉ के बारे में या सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में या जेनेटिक डिसऑर्डर्स और म्यूटेशन के बारे में आपसे ना पूछा जाए. हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाकर बार बार एक ही टॉपिक पूछा जाता है, तो आपको इन डिटेल यहाँ से पढ़ना है. क्लियर. तो हमें यहाँ पर जो कुल टॉपिक कवर करने हैं वो टॉपिक है हमारे 6 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम NCERT का इंट्रोडक्शन देखेंगे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल्स. यानी क्या आप ये सोचकर आश्चर्यचकित नहीं होते हैं कि एक हाथी के बच्चे को ही जन्म देता है, वो दूसरे एनिमल के बच्चे को जन्म क्यों नहीं देता है? यानी एक एलिफेंट से एक लायन बेबी क्यों डेवलप नहीं हुआ है? क्या आपके ब्रेन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है? यस, ऑफ कोर्स आता होगा. एक जो हैन होती है, हैन के एग से एक ये हैन ही क्यों हैच्ड होती है? कभी आपने सोचा ऐसे कि भाई मुर्गी के अंडे से मुर्गी या मुर्गा ही क्यों डेवलप होता है? तो ऐसा ब्रेन में क्वेश्चन आना चाहिए. और भाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नोट एनी अदर प्लांट. यानी मैंगो के बीज से, मैंगो की जो गुठली होती है जिसको आम की गुठली कहते हैं,
आम की गुठली से आम का पेड़ ही क्यों बनता है? क्या उससे अमरूद का पेड़ नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। कारण ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं अभी क्यों नहीं बनता है। बेटा जो सीड होता है ना, राइट, किसी भी प्लांट का सीड हो, इस तरीके का कोई भी सीड हो, तो सीड के अंदर जो सीड कोट होती है उसमें होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके की बॉडी को बनाना है, किस तरीके की बॉडी को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टीचर आपको एडिशन के 4 सम्स को सॉल्व करने के लिए बोलेगी तो आप एडिशन के ही तो 4 सम्स सॉल्व करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप मल्टीप्लिकेशन के सम्स को सॉल्व करेंगे, नेवर, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आप एडिशन के क्वेश्चन को सॉल्व ना करके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन करके ले जा सकते हैं। तो आपकी टीचर आपको मारेगी कि नहीं मारेगी? डेफिनेटली आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो सीड होता है या कोई एग होता है या कोई जाइगोट होता है, उसके अंदर जो पेरेंटल डीएनए है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके की बॉडी को डेवलप करना है। क्लियर? तो सारी की सारी जो बॉडी फॉर्मेशन होती है या प्लांट की फॉर्मेशन होती है वो डिपेंड करती है डीएनए पर। किस पर डिपेंड करती है? डीएनए पर। इसलिए एलिफेंट से एलिफेंट बेबी डेवलप होती है, स्नेक से स्नेक के एग डेवलप होते हैं, हैन से हैन के एग, और एग से फिर हैन ही हैच्ड होती है, राइट। ह्यूमन का जो बॉडी होती है ह्यूमन ही डेवलप किए जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनमें पेरेंटल डीएनए में इंफॉर्मेशन पहले से ही स्टोर थी कि इस तरीके की बॉडी पैटर्न को आपको फॉर्म्ड करना है। क्लियर? तो ये बॉडी पैटर्न जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा? डीएनए पर। ये बात हमने आपको बता दी, आगे भी जाकर आप यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। Given that they do are the offspring identical to the parents। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेटा प्रोजेनी और न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन का मतलब जो डेवलप हुई है। तो जो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग होते हैं बेटा वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल कैसे होते हैं? आप पहचान लेते हैं ना कि ये मुर्गी का बच्चा है, आप पहचान लेते हैं कि ये सांप का बेबी है, आप पहचान लेते हैं ये एलिफेंट बेबी है, आप पहचान लेते हैं लायन बेबी है, आप पहचान लेते हैं कैट बेबी है, ये डॉग बेबी है। किस लिए पहचानते हैं? क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि आपने उनके पेरेंट्स को पहले से ही देखा होता है, राइट। और डू दे शो डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या इनमें डिफरेंस होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में? यस ऑफ कोर्स डिफरेंस होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, राइट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर? कभी कभी आप ये सोचकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 2 सिबलिंग्स यानी भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई आपस में एक जैसे क्यों दिखाई देते हैं। आप ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा वंडर हो जाते हैं। और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, और कभी कभी क्या होते हैं कि दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। क्लियर? These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics। जितने भी आपके ब्रेन में अब तक ऊपर के सारे क्वेश्चंस आए हैं वो सब किसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं? जेनेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। किसके साथ डील करते हैं सभी क्वेश्चन? जेनेटिक्स के अंदर डील करते हैं। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस, और ये सब्जेक्ट डील करता है इनहेरिटेंस के साथ। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशंस ट्रांसफर one generation into another generation. So inheritance is a process by which genetic informations transfer generation to generation. एज वेल एज वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। आप पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड के बीच वेरिएशन भी देखते हैं। वेरिएशन भी हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, राइट। तो घबराना नहीं है बिल्कुल बेटा। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड वन
फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। पेरेंट से कहाँ जाते हैं बेटा? प्रोजेनी यानी उनके चाइल्ड में जाते हैं, न्यू जनरेशन में जाते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी। और किस पर बेस्ड ऑन होते हैं? ये हेरिडिटी पर बेस्ड ऑन होते हैं। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द देयर पेरेंट्स। वेरिएशन एक डिग्री होती है जिसके बेसिस पर हम पेरेंट्स को प्रोजेनी से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कर सकते हैं? इवेलुएट कर सकते हैं। Humans knew from as early as 8000 1000 BC. BC means before century. Human knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. इस सेंचुरी में यानी इतने बिफोर सेंचुरी क्या हुआ था बेटा? जो वेरिएशन था वो छिपा हुआ था। क्या था? जब तक किसी को वेरिएशन का नहीं पता था। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन। जबकि ये वाइल्ड मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता था। क्या वेरिएशंस? प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट पॉजेस डिजायरेबल कैरेक्टर्स। क्या होता था कि पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सेलेक्टिवली ब्रीड होते थे। सेलेक्टिवली ब्रीड यानी जब वेरिएशन समझ आने लगा तो इस वेरिएशन के बिहाफ पर ब्रीडिंग बनाई जाने लगी प्लांट्स की और एनिमल्स की। फॉर एग्जाम्पल्स दो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशंस फ्रॉम एंसेस्ट्रल। बेटा जैसे ही जेनेटिक्स की समझ पैदा हुई तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होने लगा और डोमेस्टिकेशंस होने लगा फ्रॉम एंसेस्ट्रल। एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज होते थे, राइट, जिनको आदिमानव भी बोलते थे। देखिए वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स। जो वाइल्ड काउ होती है, जो जंगली गाय होती है, हमारे पास एक इंडियन ब्रीड्स है। इंडियन ब्रीड्स मतलब जो हमारे भारत में जन्मी हुई गायें हैं। एग्जाम्पल साहिवाल काउज इन पंजाब। पंजाब में साहिवाल काउ होती है जो कि पंजाब की ब्रीडिंग है। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस। तो जो हमारे एंसेस्टर होते थे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए क्योंकि उस समय जेनेटिक्स डेवलप ही नहीं थी कि जो वेरिएशंस होता है या जो मोर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फिनोमिना। और साइंटिस्ट के पास बहुत ही कम आधार थे उन चीज़ों को जानने के। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? फिर रिसर्च शुरू किया कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। क्यों एक सांप से, जो सांप अंडे देता है उससे सांप ही डेवलप होता है। क्यों एक मुर्गी के अंडे से मुर्गी ही डेवलप होती है। क्यों एलिफेंट से एक एलिफेंट ही डेवलप होता है। क्यों ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है। तो जब साइंटिस्ट के ब्रेन में ये क्वेश्चन घूमने लगे तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये जेनेटिक्स को लेकर वर्क स्टार्ट किया वो थे बेटा मेंडल। इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक्चुअल में जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है। तो जेनेटिक्स ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्लांट्स में पढ़ेंगे, बॉटनी में पढ़ेंगे, इसको जूलॉजी में भी पढ़ेंगे। जेनेटिक्स जूलॉजी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना कि बॉटनी में रोल प्ले करती है। सो दैट्स वाई जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। और हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, अब तक आपने जितना भी सब कुछ पढ़ा बेटा ये एक इंट्रोडक्शन था। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन था? कि जेनेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई। अभी इसमें हमने यहाँ जेनेटिक्स पढ़ा नहीं है, बस पहले साइंटिस्ट के दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चन घूमते थे और हमारे जो एंसेस्टर होते थे उनको इतना आइडिया नहीं था कि जेनेटिक्स क्या होती है। तो साइंटिस्ट के ब्रेन में जब क्वेश्चन घूमने लगे उसके बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च स्टार्ट की, देन जेनेटिक्स डेवलप हुई। क्लियर? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया था जेनेटिक्स पे वो कौन थे? मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स भी उनको कब कहा गया? जब उनकी डेथ हो गई, जब वो मर गए, है ना, उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने इतने एफर्ट्स किए, वो आपको हम बताएंगे, उनके लॉज जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। देखिए हम आगे मूव कर जाते हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिखाई दे रहा है। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस मैम, दिखाई दे रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जब वह स्टार्ट किया था तो मिड 19th सेंचुरी थी, 19वीं शताब्दी के बीच में उन्होंने कार्य शुरू किया था। ग्रेगर मेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब आप हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाइए। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, कैसे बताएं, आपके पास डार्क चॉकलेट है और आपके पास वाइट चॉकलेट है। दिस इज़ अ डार्क चॉकलेट, दिस इज़ अ वाइट चॉकलेट। आपने क्या किया, दोनों को मेल्ट कर लिया और एक बाउल में ऐड कर दिया। दोनों को मेल्ट करके एक बाउल में ऐड कर दिया। तो अब जो बाउल वाली चॉकलेट है, आपने इसको फ्रीजर के अंदर रख दिया और जब आपने पाया इसके कलर भी चेंज हो गया, टेस्ट भी चेंज हो गया, कॉम्बिनेशन भी चेंज हो गया, तो ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ जो हमने अपने घर पे किया है, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं ऑफ चॉकलेट। किसका किया हमने हाइब्रिडाइजेशन? चॉकलेट का किया, जिसके कारण प्रॉपर्टीज़ हमें क्या देखने को मिली इस वाली चॉकलेट में कि इसका जो कलर है ना तो वो बहुत डार्क ब्राउन है और ना ही वो वाइट है, इन दोनों के बीच की स्टेज है। जब हमने टेस्ट लिया तो टेस्ट में भी क्या हुआ, जो डार्क चॉकलेट का टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है, वाइट चॉकलेट का डिफरेंस होता है, लेकिन इस चॉकलेट का टेस्ट एंटायरली डिफरेंट था, तो प्रॉपर्टीज़ बदल गई। तो हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होता है, किसी भी सीड की क्या बदल जाती है बेटा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ऑन गार्डन पीस। किस पर किया था? ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। 1856 1863 1856 से 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। पूरे लगातार 7 साल कार्य करते रहे। समझ आई इतनी बात? कब से कब तक उन्होंने कार्य किया, एक्सपेरिमेंट किया? 1856 अप टू 1863 एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज को क्या किया? पब्लिश्ड किया इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या लिया था बेटा उन्होंने? गार्डन पी। क्या लिया था? गार्डन पी। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। सबसे पहले इन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिस्टिकल लॉजिक को बायोलॉजी में क्या किया था? यूज़ किया था। तो कितने इंटेलिजेंट ये साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल लॉजिक को बायोलॉजी में यूज़ किया। His experiments had a large सैम्पलिंग साइज। इन्होंने बहुत लार्ज सैंपल लिए। लार्ज सैंपल किसके लिए थे बेटा? गार्डन पी के। अभी वो गार्डन पी के क्या क्या कैरेक्टर लिए थे वो भी आपको बताएंगे। विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। तो इन्होंने ग्रेटर यानी लार्ज लेवल पर डेटा को कलेक्ट किया। ऑल्सो द कन्फर्मेशंस ऑफ हिज inference from experiments on successive generations of his test plants proved that his result pointed to general rules of inheritance। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ जनरल रूल्स बताए कि क्या चीज़ जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। तो इन्होंने क्या लिया था? गार्डन पी ली थी बेटा। गार्डन पी को इन्होंने एज ए सैंपल यूज़ किया था और उस सैंपल से उन्होंने ग्रेटर यानी वाइडर डेटा को कलेक्ट किया था। और वाइडर डेटा कलेक्ट करने के लिए उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिस्टिकल लॉजिक को अप्लाई किया था। हु इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट दोज अप्लाइड मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन इन बायोलॉजी? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर? तो क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है। Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two offspring traits। तो उन्होंने क्या किया? मेंडल ने 2 अल्टरनेट कैरेक्टर लिए गार्डन पी के। गार्डन पी के उन्होंने बेटा 2 अल्टरनेट कैरेक्टर को लिया और 2 अल्टरनेट कैरेक्टर को लेने के साथ साथ उन्होंने 7 कैरेक्टर को दिया जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो वो कैरेक्टर हम आपको यहाँ से नहीं बताएंगे, वो कैरेक्टर हम आपको बताएंगे
यहाँ पर जो हमारी इमेज है आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। तो आप यहाँ से कैरेक्टर्स को देखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, कैरेक्टर्स, फिर क्या लिखा हुआ है, डोमिनेंट ट्रेट्स, और फिर क्या लिखा हुआ है, रिसेसिव ट्रेट्स। तो कैरेक्टर तो आप सभी जानते हैं, लक्षण। मान लीजिए आपने बायोलॉजी ली है, तो बायोलॉजी आपने क्यों ली है, क्योंकि आपको लिविंग वर्ल्ड जानने की इच्छा है ना, क्योंकि आप लिविंग वर्ल्ड को पढ़ना चाहते हैं, इसलिए आपने बायोलॉजी ली है। क्योंकि बायोलॉजी का कैरेक्टर है कि इसमें वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में आप स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री का अपना अलग कैरेक्टर होते हैं कि वहाँ पर आप रिएक्शंस को पढ़ते हैं, रिएक्शन के साथ डील करते हैं, आप वहाँ पर एटम्स मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री का अलग कैरेक्टर है और बायोलॉजी का अलग कैरेक्टर है। अभी आप यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। हालांकि आप सभी जानते होंगे क्योंकि आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। डोमिनेंट मतलब होता है बेटा प्रभावी, प्रभावी लक्षण। डोमिनेंट ट्रेट मतलब प्रभावी ट्रेट। रिसेसिव मतलब अप्रभावी। रिसेसिव मतलब अप्रभावी, ठीक है। तो अब हम आपको ये कैसे बताएंगे, चलिए। आपने खली का नाम सुना है, खली है ना, सुना है ना, जो बॉक्सर हैं, बहुत बड़े चैंपियन हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ खली को ले आऊँ और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खुद को खड़ा कर दूँ, है ना, तो क्योंकि मेरा नाम हिना त्यागी तो मैंने एच लिख दिया, और खली को हम खली कहते हैं तो हमने के लिख दिया। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर खली खड़े हैं और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, तो मेरी हाइट तो बहुत छोटी है और खली जी तो बहुत लंबे हैं, तो आपको कौन दिखाई देगा, खली दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि उनके हाइट का जो कैरेक्टर है बेटा वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। मेरी हाइट का जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। मेरी हाइट उनकी जितनी टॉल नहीं है, और खली की हाइट बहुत टॉल है। ऐसा नहीं कि मेरे पास हाइट नहीं है, और ऐसा नहीं कि खली की हाइट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मेरे सामने खली की हाइट ज़्यादा दिखाई दे रही, इसलिए ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया। क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट ऐसे ट्रेट होते हैं जिनको डोमिनेंट ट्रेट क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, अपने सामने ही क्या कर देते हैं बेटा, हाइड कर देते हैं। क्लियर, चीज़ें समझ आई कि नहीं समझ आई? तो अब तो बेटा आपको खली भी बढ़ा दिए हम, तो अब तो समझ ही आनी चाहिए। देखिए, कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर है बेटा, आप यहाँ 1 मेंशन कर लीजिए। अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके बैठना होता है, हाइलाइटर लेकर बैठना होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ बार बार। और जो भी स्पेस आपके पास ब्लैंक पड़ा होता है वहीं आपको लिख लेना होता है। तो क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, आप 1 मेंशन कर लीजिए। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर लिया था मेंडल ने, भाई मटर का पौधा तो पौधा है, अब उसके कौन कौन से कैरेक्टर को उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था वो यहाँ पर बताया गया। सीड शेप, बीज के आकार पर भी उन्होंने क्या किया, वर्क किया। तो किस तरीके के बीज उन्होंने लिए, राउंड और रिंकल। कौन कौन से बीज लिए थे बेटा, राउंड मतलब बिल्कुल गोल, और रिंकल मतलब झुर्रीदार। दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, राइट। सेकेंड कैरेक्टर उन्होंने लिया सीड कलर। सीड का कलर आप देखते हैं, मटर पीली भी होती है और मटर हरी भी होती है, तो उन्होंने येलो मटर का बीज लिया और हरी मटर का बीज लिया, हरी मटर, राइट। थर्ड कैरेक्टर में उन्होंने लिया फ्लावर कलर। क्या लिया बेटा, फ्लावर कलर। जो फूल है, फूल वायलेट भी होता है मटर का और वाइट भी होता है, यानी बैंगनी से रंग का भी होता है और सफ़ेद रंग का भी होता है। तो फूल का भी उन्होंने क्या लिया, कैरेक्टर लिया। तो यहाँ पर आपके पास 3 कैरेक्टर हो गए। अभी आप 4 कैरेक्टर पर पहुँच जाइए। 4, पोर्ड शेप, पापड़े का आकार। पोर्ड का मतलब होता है बेटा पापड़ा, फली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फली है फुल, यानी इसमें कोई इस तरीके से उभार आपको नहीं दिखाई दे रहे इस तरीके से, तो इसको फुल कहते हैं, या इन्फ्लेटेड भी बोल सकते हैं इसको। इन्फ्लेटेड मतलब सीधी। और कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है जिसमें इस तरीके के उभार बने हुए हैं, राइट। इस तरीके के लिए उन्होंने पोर्ड शेप में। पोर्ड कलर ग्रीन लिया और येलो लिया, पोर्ड शेप लिया, पोर्ड कलर लिया, सीड शेप लिया, सीड कलर लिया, फ्लावर कलर लिया। अब फ्लावर की पोजीशन भी ली उन्होंने। फ्लावर की पोजीशन, एक्साइल मतलब जो एक्सिस पर उगते हैं, टर्मिनल जो घूम कर उगते हैं, टर्मिनल जो घूम कर उगते हैं, और एक्सिस मतलब जो अपनी ही एक्सिस पर डेवलप होते हैं। क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने कैरेक्टर हो गए, दिस इज़ अ 5 कैरेक्टर, दिस इज़ अ 6 कैरेक्टर, और
लास्ट में आप देख सकते हैं स्टेम हाइट, दिस इज़ अ 7 कैरेक्टर। स्टेम हाइट में उन्होंने क्या क्या लिया था, एक तो टोल हाइट ली थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक उन्होंने लिया था, देखिए बेटा स्टेम हाइट ये 7 नंबर का था, टोल और ड्वार्फ। इन 7 कैरेक्टर्स पर उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कराया। क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कराने पर उनको क्या मिले, कुछ कैरेक्टर्स मिले, और कुछ कैरेक्टर्स से उन्होंने कह दिया कि जनरेशन टू जनरेशन कुछ कैरेक्टर पास हो रहे हैं, जिसको उन्होंने फैक्टर कहा था। क्या कहा था, फैक्टर कहा था। क्लियर। तो अभी तक जेनेटिक्स की डिस्कवरी या एक तरीके से कह सकते हैं पब्लिश्ड होना स्टार्ट नहीं हुआ था, उन्होंने सिर्फ वर्क करना स्टार्ट किया था। अभी तो हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने कैरेक्टर को छांटा, राइट। उसके बाद उस पर वर्क किया, वर्क करने के बाद जो कॉन्फ्रेंस होती थी साइंटिस्ट की, वहाँ अपने वर्क को बताया, तो साइंटिस्ट ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। साइंटिस्ट उनकी बातों पर यकीन नहीं करते, कहते थे भाई ये क्या कह रहे हो आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट। आप जो कह रहे हो उसका एक पूरा का पूरा प्रूफ लेकर आइए, राइट। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, आगे देखते हैं मेंडल ने क्या किया फिर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था ना बेटा, रूल्स लिए थे उन्होंने, कुछ कैरेक्टर्स लिए थे, राइट। तो कुछ कैरेक्टर्स में आपको बताया था येलो ग्रीन सीड्स, ये तो हो चुका ना। दिस रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस, और इन सभी कैरेक्टर्स पे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन सब में क्या था, इनहेरिटेंस था, विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन दैम। तो बाद में जब और साइंटिस्ट ने वर्क करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि भाई मेंडल जो बात इतने साल पहले कह के जा चुके ना, वो बिल्कुल सही है, और उनके लॉज पब्लिश्ड होने चाहिए, राइट। उनके एक्सपायर होने के बाद उनके लॉ को पब्लिश किया गया था। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, मेंडल ने क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, और उन्होंने कुछ ब्रीड लिया पी के, राइट। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन continuous self pollination किया, shows the stable trait inheritance and expressions for several generations. Mendel select 14 true breeding pea plants, उन्होंने 14 ब्रीड लिए। 14 क्यों लिए, क्योंकि बेटा उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, और 7 में भी उन्होंने एक चीज़ के 2 कैरेक्टर लिए थे। तो जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि 14 ट्रू ब्रीडिंग्स उन्होंने प्लांट वेराइटीज़ के लिए एज पेयर्स में लिया था, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जिसको हम कंट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं, यानी तुलना में, जिसकी हम तुलना कर पाए, ऐसे ट्रेट्स उन्होंने लिए थे। जैसे कि हाइट, लंबाई होती है। अब लंबाई तो 2 तरीके की होती है ना बेटा, एक तो लंबी होती है और एक छोटी होती है। आप देख सकते हैं ना, छोटी उंगली तो छोटी होती है और बड़ी उंगली बड़ी होती है। तो बड़ी उंगली की हाइट क्या है, बड़ी है, और छोटे वाली उंगली की हाइट छोटी है। तो उन्होंने हाइट के ही 2 कैरेक्टर लिए थे, एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो ये उस चीज़ को कह रहे हैं, राइट। क्लियर हो गया, यहाँ तक सब पॉइंट क्लियर हो गए कि एक ग्रेगर जॉन मेंडल आए, कब आए, 1856 से 1863 तक उन्होंने वर्क किया। लगातार 7 ईयर्स उन्होंने कार्य किया। उन्होंने क्या लिया, गार्डन पी ली। गार्डन पी में उन्होंने पी के 7 कैरेक्टर्स को लिया, और 7 कैरेक्टर्स को लेकर उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिकल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए डेटा को कलेक्ट किया, और डेटा को कलेक्ट करने के बाद 3 लॉ को पब्लिश किया। 3 लॉ को उन्होंने पब्लिश किया। आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं बेटा, आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी। वो कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं जो कि मेंडल ने स्टडी किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेम हाइट। स्टेम हाइट कौन कौन सी ली थी, टोल ड्वार्फ। फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट, राइट। उसके बाद फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल।
फोर्थ में उन्होंने लिया था पोड शेप, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन येलो, सीड शेप राउंड रिंकल, सीड कलर येलो ग्रीन। तो यहाँ से आपको वो 7 के 7 कैरेक्टर्स याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 7 के 7 कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या पढ़ने वाले हैं आप? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का आपने टॉपिक नंबर 1 पूरा कवर कर लिया इन डिटेल। हालांकि उसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, ये एक हमें बेसिक डिटेल जाननी थी, इसलिए मैंने वो आपको बता दिया। इम्पोर्टेंट तो यहीं से शुरू होते हैं कॉन्सेप्ट जो कि हमें पढ़ना है। वन जीन हाइपोथेसिस क्या होती है? इसको वन जीन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं बेटा, नेम नोट कीजिए। वन जीन हाइपोथेसिस, नेम नोट कीजिए। वन जीन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, वन जीन हाइपोथेसिस। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी बोलते हैं, वन जीन हाइपोथेसिस बोलते हैं, मेंडल फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंडल फर्स्ट लॉ। क्लियर? आगे और भी हम नेम बताएंगे इसके। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़िए। देखिए, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रोज्ड टोल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स। यानी मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने लिया टोल और ड्वार्फ पी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन की स्टडी को समझने के लिए वन जीन का इनहेरिटेंस हुआ, यानी एक ही जीन आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ है, उस चीज़ की स्टडी करने के लिए उन्होंने मटर के पौधे लिए। एक पौधा लंबा था और एक पौधा छोटा था। लंबे पौधे को टॉल कहा, छोटे पौधे को ड्वार्फ कहा। और उन्होंने कहा कि इनके बीच में जब हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो जो नए प्लांट आए वहाँ पर एक ही जीन ट्रांसफ़र हुआ है। इसको कहते हैं वन जीन हाइपोथेसिस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? तो ये जो डिटेल आपको बताई गई है, ये पढ़ाई गई है, या आपको पढ़नी है? ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था। देखिए, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या था, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं प्लांट्स आपको? कुछ दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? यस मैम, दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन पॉलिनेशन के लिए। चलिए, ये वाली चीज़ तो कंफ्यूज करेगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप मेरे अकॉर्डिंग समझिए क्या है। इसको छोड़िए। आपको क्या करना है बेटा? आपको लेना है एक टॉल प्लांट। क्या लेना है? टॉल। एक लेना है आपको ड्वार्फ। क्या लेना है? ड्वार्फ। टॉल प्लांट के ट्रेड को कैपिटल टी कहते हैं। ड्वार्फ प्लांट के ट्रेड को स्मॉल टी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर है, वाटर को ऐसे नहीं लिखना चाहते WATER, तो आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? फिर तो आप उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे ना, H2O। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया। तो टोल प्लांट को लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट को लिखने के लिए जो ट्रेट होते हैं वो होते हैं स्मॉल टी, जो कि मेंडल ने ही दिए थे, क्योंकि हम बार बार लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उन्होंने फॉर्मूला दिया। ये उन्होंने क्या किया? इसमें क्रॉस कराया ऐसे। जब कैपिटल टी वाला जीन स्मॉल टी वाले जीन से मिलेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अभी यही वाला टी इस वाले टी से मिलेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला टी इस वाले टी के साथ क्रॉस करेगा, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यही टी इसके साथ क्रॉस करेगा, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो बेटा ये तो हो गई पेरेंट जनरेशन, PG जिसको बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब न्यू जनरेशन, जो न्यू जनरेशन बनी है। अब आप देख सकते हैं कि कैपिटल टी तो टोल प्लांट के लिए ट्रेट होते हैं, ड्वार्फ स्मॉल टी के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ तो पेरेंट जैसा कोई आया ही नहीं है, तो दोनों का मिक्सचर आ गया। तो दोनों का मिक्सचर जैसे आया, इसको बोलते हैं बेटा
हाइब्रिड टोल प्लांट। क्या बोलेंगे इसको? हाइब्रिड टोल प्लांट। हाइब्रिड टोल प्लांट यानी ये ना तो बहुत लंबा है और ना ही बहुत छोटा है, बीच का। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा प्लांट इतना बड़ा लिया गया था और छोटा प्लांट इतना छोटा लिया गया था। तो अब जो प्लांट आया है ना, वो इन दोनों के बीच वाला आया है, इस तरीके का ये वाला प्लांट आया है। तो इसको हम छोटा भी नहीं कह सकते, लंबा भी नहीं कह सकते, तो हम इसको कहेंगे हाइब्रिड प्लांट। तो मेंडल ने कहा कि भाई इस वाले प्लांट से इस वाले प्लांट में कुछ ना कुछ तो मिक्सचर आपस में मिक्स हुआ है, तभी तो इनकी जनरेशन में आया है। तो यानी कोई ना कोई जीन गया, तो यहाँ से भी एक जीन गया, यहाँ से भी एक जीन गया, इसलिए इसको बोल दिया वन जीन हाइपोथेसिस। लेकिन कैरेक्टर क्या आया? टोल वाला। तो इसलिए कहा गया कि ये भाई हाइब्रिड टोल है। डोमिनेंट कैरेक्टर ने रिसेसिव कैरेक्टर को हाइड कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? डोमिनेंट कैरेक्टर ने रिसेसिव कैरेक्टर को हाइड कर दिया, छिपा दिया। तभी तो हम इस पौधे को लंबा कह रहे हैं, हाइब्रिड टोल कह रहे हैं। शॉर्ट को ही कह रहे हैं, ड्वार्फ को ही कह रहे हैं? नहीं कह रहे ना। क्या कह रहे हैं? टोल कह रहे हैं, क्योंकि ये टोल ही है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर हुआ? चलिए एक और चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। यहाँ पर आपने ये प्लांट ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। अब जब आपने इनके बीच में क्रॉस कराया था बेटा, तो क्रॉस कराने पर पहले इसका क्रॉस इसके साथ कराया था, फिर इसका इसके साथ कराया था, पहले इसका इसके साथ कराया था, फिर इसका इसके साथ कराया था। तो जो जनरेशन आई थी वो क्या आई थी? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो इनका रेशो था ना, वो रेशो तो इनका 1:1 ही था ना। रेशो तो इनका 1:1 ही था ना, क्योंकि सारे सेम हैं, सारे सेम है ना भाई। तो जब सारे सेम है तो इनका रेशो क्या बैठ गया? 1 बैठ गया। क्लियर? तो यहाँ से हम रेशो नहीं निकाल पाए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोल सकते हैं बेटा? इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस और फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। तो जो भी आपके, ये आपने कौन सा लिया था? ड्वार्फ। ड्वार्फ क्या लिया था? ड्वार्फ। ये आपने कौन सा कैरेक्टर लिया था? रिसेसिव। रिसेसिव। यहाँ पे आप डोमिनेंट लिखिए बेटा, डोमिनेंट। दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टर, दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर। अब आपके सामने जो कैरेक्टर आए हैं वो क्या आए हैं? ये कैरेक्टर ना तो डोमिनेंट है और ना ही रिसेसिव है। ये कैरेक्टर है बेटा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों तरीके के जीन हो। ये कैपिटल जीन है, ये स्मॉल जीन है, तो ये क्या हो गया? हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ये हेट्रोजाइगस हुआ क्योंकि इसमें दो तरीके के जीन हैं, हेट्रोजाइगस। लेकिन हाइट क्योंकि लंबाई में आई है, सिर्फ लंबाई आपको दिखाई दे रही है, बोनापन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मेंडल ने कहा था कि भाई 1 जीन ही ट्रांसफर हुआ है, और 1 जीन ट्रांसफर हुआ है इसलिए प्लांट जो है वो लंबा है, बोना नहीं है। क्या है? प्लांट लंबा है, बोना नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद यहीं पर आपको एक ये दिखा रखा है यहाँ पर प्लांट, ये जो मैं आपको पहले बता रही थी लेकिन मैंने रोक दिया था कि पहले ये समझ लीजिए। देखिए, स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी। पी के अंदर आप कैसे क्रॉस करा सकते हैं, यानी मटर में आप कैसे क्रॉस करा सकते हैं, वो आपको बताया गया। यहाँ पर वायलेट फ्लावर लिया गया। वायलेट फ्लावर में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं? पेटल है, स्टिग्मा है, एंथर है, स्टेमन है, कार्पल है। मैम ये हमें जानने की जरूरत नहीं, हमें पता है, हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया। मैं भी जानती हूँ आप सबको पता है, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है बेटा, राइट। तो ये वायलेट फ्लावर है जो लिया है। यहाँ पर एक वायलेट फ्लावर लिया गया और एक क्या लिया गया है? वाइट फ्लावर लिया गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये तो मेल प्लांट है क्योंकि जिसके ऊपर ये एरो साइन लगा होता है। आप ये समझिए, सर के ऊपर ताज, सर के ऊपर ताज किसके होता है? किंग के। तो यानी ये हो गया, किंग कौन होते हैं? मेल। तो ये क्या हो गया? मेल। ये वाला जो साइन है ना जो आपके सामने ऐसे बना हुआ है, जिस पर यहाँ ऐसे लगा हुआ है, तो याद रखिएगा सर के ऊपर ताज, इसलिए इसको मेल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेल साइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्किल है, सर्किल के नीचे, सर्किल के नीचे तो हमेशा किंग क्या करता है? जो क्वीन होती है उसको क्या करके रखता है? थोड़ा सा डांट के रखता है, राइट। तो बेचारी झुकी झुकी रहती है, तो हमेशा इसके नीचे साइन होता है, इसको बोलते हैं फीमेल साइन। क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल साइन, या तो फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट से वाइट फ्लावर लिया गया और फीमेल प्लांट से वायलेट फ्लावर लिया गया। इन दोनों के यहाँ से क्या किया गया? इसकी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन,
यहाँ से जो पोलन ग्रेन बने, भाई मेल प्लांट में पोलन ग्रेन बनते हैं, यहाँ से इसके अंदर एंट्री कर दी गई पोलन ग्रेन की, इसके अंदर डाल दिए गए। अब इससे जो मटर बनी वो सारी की सारी इस तरीके की मटर डेवलप हुई है, वायलेट। अब वायलेट क्यों मटर डेवलप हुई है? भाई पोलन ग्रेन तो वाइट वाली के लिए गए ना। बेटा ध्यान से समझिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पॉलिनेशन समझा रही हूँ, किसके अंदर? मेंडल के लॉ में पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? मेंडल के लॉ में पॉलिनेशन का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं। आप देखिए, जो मेल प्लांट था वहाँ से पोलन ग्रेन लिए गए और फीमेल फ्लावर में इंसर्ट कर दिए गए, तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया। अब पोलन ग्रेन देने का काम इसका था, अब इसका कोई रोल नहीं रहा, इसको समझ लो ये है ही नहीं, खत्म हो गया। अब इस फ्लावर से क्या बनी? ये मटर बनी। तो मटर के बीज को हमने मिट्टी में उगाया। कहाँ उगाया बेटा? मिट्टी में तो उगाएंगे तभी तो पेड़ बनेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि मटर से ही ये पेड़ निकल गए, ऐसे थोड़ी ना। मटर के बीज को मिट्टी में दबाया और मिट्टी में दबाने के बाद जो प्लांट आए, तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे प्लांट पर सिर्फ और सिर्फ वायलेट फ्लावर आए थे, वाइट फ्लावर क्यों नहीं आए? तो मेंडल ने सोचना शुरू किया कि भाई वाइट फ्लावर क्यों नहीं आए? पोलन ग्रेन तो मैंने वाइट का लिया था, फ्लावर ही तो मैंने वायलेट लिया था, राइट? क्यों नहीं आया? तो उन्होंने दिमाग लगाया और फिर उन्होंने क्या किया कि इस मटर पर जो बीज आए, मटर आई, उस मटर के बीज को फिर से मिट्टी में लगाया और बोया। तो उन्होंने देखा 50% जनरेशन पे तो वाइट फ्लावर आए थे, 50% पे वाइट फ्लावर आए थे और 50% पे वायलेट फ्लावर आए थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो भले ही एक जनरेशन में आपको दिखाई ना दे, हिडन हो जाए, छिप जाए, लेकिन उससे आने वाली जनरेशन में वो कैरेक्टर आपको जरूर शो होंगे जो आप लेकर चले थे। तो कैरेक्टर्स नेवर हिडन इन ऑल जनरेशन। ऑल जनरेशन में वो कभी छिपे नहीं रह सकते, किसी ना किसी में जरूर उभर कर आ जाएंगे, निकल कर आ जाएंगे। समझ आई मेरी बात? क्लियर समझ आई है? क्लियरली समझ आई है? तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया कि डोमिनेंट कैरेक्टर कुछ समय के लिए छिपा सकता है रिसेसिव वाले कैरेक्टर को, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता है। क्लियर? तो ये भी आपका क्लियर हो गया है। आगे मूव कर जाइए। यहाँ पर देखिए, जो हमने हाइट वाला प्लांट बताया था ना, मेंडल का फर्स्ट लॉ, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ ही है बेटा। मेंडल का फर्स्ट लॉ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेंडल के फर्स्ट लॉ में आप यहाँ देख सकते हैं, ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है। टॉल में क्या दिखाई दे रहा है? पौधा लंबा है, दिखाई दे रहा है पौधा लंबा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? पौधा छोटा है। अब इन दोनों के बीच में क्या गया? इसको बोलते हैं बेटा क्रॉसिंग, यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो इन दोनों के बीच में क्या किया गया? हाइब्रिडाइजेशन किया गया। कैसे किया गया होगा हाइब्रिडाइजेशन? आप सोच रहे दोनों प्लांट को मिला दिया गया होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता। इसकी मटर में ये जो ऐसे पोड आई थी ना, उसमें जो सीड था ना, तो सीड में क्या किया गया? इसके यहाँ से इसको डिफरेंट बनाते हैं। इस पर मान लीजिए ऐसी मटर आई है और उसमें ऐसा सीड है, तो इसके जेनेटिक मटेरियल को इस वाले बीज में डाल दिया गया और फिर इस बीज को बो दिया गया, इस वाले बीज को बो दिया गया, और बोने पर देखा गया कि ये वाले प्लांट्स डेवलप हुए। F1 में तो सारे के सारे प्लांट टोल डेवलप हुए, लेकिन जो F2 जनरेशन, इससे आगे वाली जनरेशन है, कुछ प्लांट टोल, देख रहे हैं आप, कुछ प्लांट टोल, राइट, और एक प्लांट ड्वार्फ डेवलप हुआ, यानी 25 ड्वार्फ प्लांट डेवलप हो गए जनरेशन 2 में। जनरेशन 2 में 2 यहाँ आप देख सकते हैं। आप इनको 4 चीज़ मान लीजिए। अब अगर 100 कोई आपके पास सब्सटेंसेस है, तो आप 4 चीज़ों को कितनी जगह बांटेंगे? 25 में। तो यहाँ लिख दीजिए 25, यहाँ भी लिख दीजिए 25, यहाँ भी लिख दीजिए 25, यहाँ भी लिख दीजिए 25। तो हाउ मेनी % टोल प्लांट्स डेवलप इन F2 जनरेशन? 75। 25 + 25 50 हो गए, और 50 में +25 किया आपने, 75 हो जाएगा। 75% टोल प्लांट्स डेवलप होंगे और 25% ड्वार्फ प्लांट्स डेवलप होंगे इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन। तो मेंडल ने ये बात कही थी कि भले ही एक जनरेशन में सारे प्लांट टोल डेवलप हो जाए, लेकिन उससे आगे वाली जो जनरेशन है वहाँ पर ड्वार्फ प्लांट भी आएंगे और टोल प्लांट भी आएंगे। इतनी बात क्लियर है सभी को?
यहाँ तक क्लियर है? तो ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, आप इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ जो दे रखी है, जो हम आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट से बता रहे हैं ना, ये जो हमने तो आपको एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेनेशन बता दी, वो सब एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, देखिए जीन्स लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है एलील। क्या लिखा हुआ है? जीन्स और एलील। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ही कॉल्ड दिस थिंग्स एज फैक्टर। मेंडल ने कहा कि जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है उसको फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर। नाउ वी कॉल दैम एज जीन। जबकि आज की जनरेशन में उसको जीन कहा जाता है, कि जनरेशन टू जनरेशन जो पास हो रहा था ना, जो यहाँ से और यहाँ पहुँचा था, वो मेंडल ने तो फैक्टर कहा था। क्या कहा था? फैक्टर। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में और जेनेटिक्स में वो जीन है। क्या है बेटा? जीन, यानी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए के छोटे से टुकड़े को जीन कहा जाता है। ये बात हमने आपको बता दी है जेनेटिक्स के लेक्चर में, है ना। जेनेटिक्स के लेक्चर अराउंड हमने 2 मंथ्स पहले जो शूट किए थे, राइट, वहाँ पर हमने आपको जीन के बारे में बता रखा है कि जीन होता क्या है। कंफ्यूज किसी को नहीं होना है। तो मेंडल ने उसको कहा था कि भाई कोई फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल जो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में उसको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। और जीन की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं? जीन इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन एक स्मॉल फ्रेगमेंट होता है डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है। उसके बाद आप आइए एलील पर। एलील क्या है? जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज नोन एज एलील। तो यानी जो टोल प्लांट के लिए आपको कैपिटल टी बताया गया था, ये एलील था टोल प्लांट का। क्या था बेटा? एलील। क्या था? एलील। तो ये टोल प्लांट का एलील था। और जो रिसेसिव प्लांट का एलील था, जिसको ड्वार्फ कह रहे थे हम, वो था स्मॉल टी। तो एक्चुअली में जीन्स को जिस भी उसमें आप शो करते हैं सिंबल में, उसको एलील कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलील कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वही सब चीज़ें जो हमने आपको बताई है डिटेल, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए, यहाँ से आपको 2 चीज़ें और क्लियर कर देते हैं हम। ये लिखी हुई है टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बेटा, वरना फिर प्रॉब्लम आती है। यहाँ लिखा हुआ है ना होमोजाइगस। होमोजाइगस लिखा हुआ है। एक जगह हेट्रोजाइगस अभी हमने आपको बताया था, एक होता है बेटा हेट्रोजाइगस। देखिए, होमो मतलब होता है सेम। यहाँ पर भी टी है, ये भी टी है, तो दोनों एलील सेम है। इफ 2 एलील्स आर सेम इज कॉल्ड होमोजाइगस। यहाँ पे भी सेम है, स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, तो दोनों ही होमोजाइगस हो गए। लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, इसलिए इसको बोल देंगे हेट्रोजाइगस। इफ बोथ एलील्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। इफ बोथ एलील्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, रिसेसिव, डोमिनेंट, समझ आ गया। रिसेसिव क्या था? मैंने आपको वहीं बता दिया था। रिसेसिव उन कैरेक्टर को कहते हैं जो अप्रभावी लक्षण होते हैं, जिसको हम स्मॉल एलील में लिखते हैं। जितने भी स्मॉल एलील में लेटर लिखे जाएंगे ना, उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रिसेसिव। जितने भी कैपिटल सिंबल में लिखे जाएंगे उसको हम कहेंगे डोमिनेंट। क्या कहेंगे? डोमिनेंट। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस बता दिया है। ड्वार्फ क्या है, टोल क्या है, वो भी बता दिया गया है। अब दूसरी बात यहाँ पर आ गई है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ये नहीं पता ना तो कुछ नहीं पता आपको। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? देखिए, एक होता है जीनोटाइप जो जीन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? जीन पर। और एक होता है फिनोटाइप। फिनो का मतलब जो फिजिकल मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है। फिजिकल मॉर्फोलॉजी जो आंखों से देखने पर आप अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो, मैं इसी एक्सपेरिमेंट में आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी समझा दे रही हूँ। ये वाली टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर और ये वाली टर्मिनोलॉजी भी बता दे। देखिए,
आपने कहा ये टोल है, तो आपने आंखों से तो देखा ये टोल है, आपको इसके एलील तो नहीं पता ना अभी, क्योंकि लिखे ही नहीं है एलील। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एलील लिख दिया कैपिटल टी कैपिटल टी, तो ये टोल था, तो ये तो फिनोटाइप था, लेकिन इसके एलील कैपिटल टी है, इसलिए ये इसका जीनोटाइप हुआ। क्या हुआ? जीनोटाइप। जो जीन के बेस पर आप डिसाइड करते हैं, राइट? जो जीन के द्वारा आप डिसाइड करते हैं उसको जीनोटिपिक रेशो बोलते हैं। जो फिजिकल मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पर आप डिसाइड करते हैं उसको फिनोटाइप रेशो बोलते हैं। कैसे? अभी हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने कैपिटल टी, दूसरा आपने ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आपने इसका क्रॉस इससे करा दिया, तो यहाँ से आपका जो बना वो बना कैपिटल टी और कैपिटल टी। अभी आपने क्या किया? इसी टी का क्रॉस इससे करा दिया, यहाँ पर क्या बना बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यानी दोनों पौधे लंबे हैं भाई, दोनों को आपने इसे हाइब्रिड टोल कहा था, इसको टोल कहा था, तो मैं बोल सकती हूँ कि दोनों टोल है, दोनों टोल है। लेकिन 4 के 4 का करके निकाल लेते हैं, फिनोटिपिक रेशो भी और जीनोटिपिक रेशो भी। यहाँ से हमने इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो क्या आ गया? यहाँ लिख दे रही हूँ उसका बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अभी आपने इसी का क्रॉस इसके साथ कराया तो इसका हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या आएगा? इसका क्रॉस जब इसके साथ कराएंगे तो अब बन गया ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी आपके पास 2 हैं और कैपिटल टी आपके पास 2 हैं, 2 हैं आपके पास। तो यहाँ से आप कैसे फिनोटिपिक रेशो बता सकते हैं? फिनोटिपिक रेशो में आप बोलेंगे, फिनोटिपिक रेशो आप इसका बताएंगे 1, क्योंकि सारे के सारे टोल है, ऑल टॉल। लेकिन जो जीनोटिपिक रेशो होगा वो होगा बेटा 2:2। क्या होगा जीनोटिपिक रेशो? 2:2। 2:2 क्यों हुआ? क्योंकि 2 तो एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, इसलिए 2:2 आपने बताया। और 1 क्यों बताया आपने यहाँ पर? क्योंकि सारे के सारे टोल हैं, आप इसको 4 भी कह सकते हैं, राइट? सारे के सारे क्या हैं? टोल है, ऑल आर टॉल। तो ये आपका 1 जीन हाइपोथेसिस है, मेंडल का फर्स्ट लॉ है। क्लियर? यहाँ से क्लियर हो गई चीज़ें? क्लियर हुआ? डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, ये आपको करके देखने हैं, ऐसे नहीं कि देखने नहीं है, ये करके बेटा देखने हैं। देखिए यहाँ पर पूरा एक्सपेरिमेंट कराया गया है, इसको पुन्नेट चेकर बॉक्स बोलते हैं, पुन्नेट चेकर बॉक्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं पुन्नेट चेकर बॉक्स? देखिए, ये टॉल प्लांट लिया गया, यहाँ पे डॉर्फ प्लांट लिया गया। टॉल प्लांट को कैपिटल टी कहते हैं, बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये टॉल प्लांट है बेटा और ये है डॉर्फ प्लांट। टॉल प्लांट को कैपिटल टी कहते हैं और इस ड्वार्फ को स्मॉल टी एलील से डिनोट करते हैं। ये इसके एलील हैं। क्या है बेटा? एलील। ये इसके कैरेक्टर हैं। कौन से कैरेक्टर है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और अल्टरनेट कैरेक्टर और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दोनों एक ही है, तुलनात्मक लक्षण जिसकी तुलना दूसरे से की जा सके, जैसे कि ऊपर नीचे, लंबा छोटा, मोटा पतला। तो यहाँ पर मोटा पतला किसकी बात हो रही है? मोटा पतला बॉडी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है ना। तो बॉडी कॉम्प्लेक्स तो एक ही कैरेक्टर है ना, लेकिन एक ही कैरेक्टर को अल्टरनेट कैरेक्टर में हमने समझा, मोटा भी और पतला भी, तो ये अल्टरनेट गुण हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है एक बॉक्स इस तरीके का, देखा आपने? तो यहाँ पे हमने ये वाले रख लिए, एक बॉक्स के सामने कैपिटल टी लिख दिया, दूसरे वाले के सामने भी कैपिटल टी लिख दिया। यहाँ पर एक बॉक्स के सामने स्मॉल टी और स्मॉल टी लिख दिया। जब मैंने इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब इसका क्रॉस इसी के साथ कराऊंगी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब इसका क्रॉस इसके साथ कराऊंगी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। आएगा कि नहीं? और जब इन दोनों का क्रॉस आपस में कराऊंगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। तो सारी की सारी जनरेशन क्या आ गई? हाइब्रिड टूल।
हाइब्रिड टोल। आपको यहाँ ये लंबा पौधा दिख रहा था, बोना दिख रहा था, और ये इन दोनों के बीच का पौधा है, यानी इस प्लांट की जो हाइट है वो इन दोनों के बीच की। फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट 3 फीट है, इसकी हाइट 1 फीट है, तो ये वाला होगा 2 फीट हाइट का। कितने का होगा बेटा? 2 फीट का। तो आप इसको बोना तो नहीं कह सकते, लंबाई कहेंगे। अब आपने क्या किया, इन्हीं में से जो प्लांट जनरेशन आएगी, भाई आपने एक नीम का पेड़ लगाया, अब वो 100 साल बाद डाई हो गया, तो उसकी जो निबोली थी, अब आप निबोली तो बो सकते हैं, है ना? उस प्लांट को तो नहीं बो सकते, तो आपने निबोली को बो दिया उसकी। तो यानी अब इस प्लांट्स से जो बीज आएंगे उसको ही तो आप लगाएंगे। तो यहाँ से आपने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, फिर आपने ऐसे लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब आपने इसका क्रॉस इससे कराया तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब आपने इसका क्रॉस इससे कराया तो यहाँ कैपिटल टी आएगा। जब आपने इसका क्रॉस इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और जब इन दोनों का क्रॉस आपस में कराएंगे तो स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पे आप इसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या बताएंगे? फिनोटिपिक रेशियो में देखिए, फिनोटिपिक का मतलब जो आपको आंखों से देखने पर पता लगे। लंबे कितने आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, तो आपने लिख दिया 3। बोने कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, तो आपने लिख दिया 3:1। कितना लिख दिया? 3:1। टॉल कितने? 3। ड्वार्फ कितने? 1। लेकिन जब जीनोटिपिक मतलब आपको ये वाला जीन देखना है, ये वाला जीन देखना है आपको। उसमें क्या देखना है बेटा? ये जीन देखना था। तो कैपिटल टी कितना था? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना था? 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। स्मॉल टी कितना था? 1। तो जब आप जीन के आधार पर करते हैं उसको जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं, और जब आप फिजिकल अपीयरेंस के बिहाफ पर करते हैं तो उसको फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है, और इसको पुन्नेट चेकर बॉक्स बोलते हैं। आप इसको हमारे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम आपको भी बताते हैं। ये आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, बट मैं आपको एक बहुत ईजी टेक्निक बताती हूँ उसको सॉल्व करने की। आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बनाइए। बना लिया आपने बॉक्स? यस मैम, बना लिया। अब आप कौन से प्लांट लेकर चलने वाले हैं? मैम मैं तो प्लांट लेकर चलूँगी कैपिटल टी। और कौन सा लेकर चलूँगी? मैम स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही तो लेकर चलने वाले। अब ये भी पुन्नेट चेकर बॉक्स ही है। आपको क्या करना है? इसके अंदर फिल करना है। क्या करना है? फिल करना है। जब कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो पहले इन दोनों टी का इस टी के साथ करा लिया। अब इन दोनों टी का क्रॉस आप इस वाले टी के साथ करा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट? इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? यहाँ से सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत इजी होता है। अब ऐसा नहीं कि आपको सर्किल बनाना है, सर्किल तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको अपने ब्रेन में ये चीज़ सोचनी है कि अब इसका क्रॉस इन दोनों के साथ कराना है तो ये बनेगा। इसी को हम रिवर्स में कैसे कर सकते हैं? देखिए, रिवर्स में हम इसको ऐसे कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए। ये बना लिया आपने बॉक्स। आप यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस जब इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी आएगा। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अभी आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा बेटा? स्मॉल टी। तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि इसका जो फिजिकल या फिनोटिपिक जो रेशो है वो क्या है और जीनोटिपिक रेशो है वो क्या है, तो फिनोटिपिक जो रेशो है इसका वो होगा, देखिए आपको हम बताने वाले हैं फिनोटिपिक रेशो PR, और यहाँ पे हम बताने वाले हैं जीनोटिपिक रेशो GR। तो फिनोटिपिक रेशो में मेरे को सिर्फ फिजिकल में देखना है कितने टोल है, 1 2 3। तो टोल कितना? 3:, ड्वार्फ कितना? 1, तो 3:1 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया बेटा? 3:1। लेकिन अब मेरे को जीनोटिपिक रेशो देखना है। प्योर टॉल कितना है? सिर्फ 1। कैपिटल टी किसके पास है? सिर्फ 1 के पास है, तो ये प्योर टॉल है। यहाँ मैंने 1:, अब कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड टॉल कितने हैं? 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। स्मॉल टी यानी स्मॉल जो टॉल है, जो ड्वार्फ है, वो कितना है? 1,
1:1, 1:2:1, ये इसकी जीनोटिपिक रेशो हो गई या फिनोटिपिक रेशो हो गई। क्या आप किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या आप किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, नो प्रॉब्लम, क्लियर। इसको बोलते हैं वन जीन हाइपोथेसिस, वन जीन हाइपोथेसिस, वन जीन हाइपोथेसिस। तो हमने पहला जो पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, जो भी मैंने पहला पुन्नेट बनाया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, और ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब देखिए, हम क्या लेकर चले थे? ये लेकर चले थे सबसे पहली पेरेंट जनरेशन में, सोचिए ये और ये लेकर चले थे, इनके बीच में क्रॉस कराया था तो हमें इस तरीके की जनरेशन मिली थी कि नहीं मिली थी? अब हम क्या लेके चले? हमने क्रोसिस वाली जनरेशन में करा दिया। तो हम जो जनरेशन लेकर चले थे ना, पेरेंट में हम ये लेके चले थे और ये लेके चले थे, दोनों की दोनों मिल गई है यहाँ पे। तो मेंडल ने कहा था कि कैरेक्टर आगे वाली जनरेशन में आकर सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इसलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, दिस इज अ सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। और जब आप सिर्फ इसमें और इसमें क्रॉस कराते हैं तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल बोलते हैं और लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों क्लियर हुए? मे भी फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी नूहीज बायोलॉजी क्लासेस के नाम से ही है, वहाँ पर आप क्वेरीज डाल सकते हैं, आपको हर एक क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। क्लियर बेटा? आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा, जितना हमने आपको बताया है ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर? लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया यहाँ पर। चलिए, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ये कल हम पढ़ लेंगे, और टू जीन हाइपोथेसिस हम कल कर लेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल और काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। कल हम बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और कुछ इसकी चैप्टर की टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे और टू जीन हाइपोथेसिस कवर कर लेंगे। फिर हमारे पास रह जाएगा म्यूटेशन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम कर लेंगे। क्लियर?